मास्क मैन ने अवनी को देखते हुए प्यार से कहा, बेबी डॉल, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने बैठा है, तो तुम धरती माता को घूर के क्यों उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा रही हो। उसकी बात सुनकर लिटिल अवनी अपना सर उठाकर उसे गुस्से से देखने लगी, तो मास्क मैन उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे इतना गुस्सा, अरे मैं तो डर गया, देखो मैं तो डर गया, हा 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 हा। इतना कहता वो जोर जोर से हंसने लगा, उसे यूं खुद पर हंसता देख लिटिल अवनी मन में बोली, बड़ा शौक चढ़ा था न तुम्हें मुझसे शादी करने का, देखना तुम्हारी जिंदगी अगर मैंने जहन्नुम ना बना दिया तो मेरा नाम भी लिटिल अवनी नहीं। तुम मुझसे भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। मान और मास्क मैन दोनों ही लिटिल अवनी को गौर से देख रहे थे। उसे यूं इस तरह मुस्कुराता देख दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मान मास्क मैम के पास जाकर बैठ गया और धीरे से उसके कान में बोला, जरूर इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, बच के रहिएगा, क्योंकि इतने सालों में ये बड़ी डेंजरस हो गई है, आप इनकी भोली सूरत पर मत जाना। उसकी बात सुनकर मास्क मैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वही उन दोनों को खुसुर फुसुर करता देख राज बोला, यह क्या खुसुर फुसुर चल रही है। इतना कहकर वो मान से बोला, और मान तुम तो किसी अजनबी से बात नहीं करते, तो क्यों इस अजनबी से बात कर रहे हो जिसने अपना चेहरा तक हमें नहीं दिखाया। उसके सवाल का जवाब देते हुए मास्क मैन मुस्कुरा कर बोला, साले साहब क्यों इतना उतावले हो रहे हो, आप चिंता मत करिए, आपके इस जीजू नंबर 2 की भी जल्दी ही मुंह दिखाई होगी, थोड़ा सा सब्र रखिए। इतना कहने के बाद वह मानवी के गाल से लाते हुए उससे बोला, बेबी बताओ तुम्हें अपना डैडी नंबर 2 कैसा लगा। मानवी उसकी बात सुनकर मान को देखने लगी, तो मान ने अपना सर हाँ में हिला दिया। यह देख मानवी खुश होकर बोली, बहुत ही सुंदर लगा और हैंडसम भी। नीरज जी मुंह बनाकर बोले, अभी तक तो इसने अपना मुंह भी नहीं दिखाया, तो तुम्हें सुंदर कहाँ से दिख रहा है, मुझे तो लगता है कोई बदसूरत होगा तभी तो मास्क लगाकर घूम रहा है। वही नीता जी अवनी के पास जाकर उससे बोली, यह सब क्या है, तुमने शादी कर ली और यह आदमी जो हमें अपनी शक्ल तक नहीं दिखा रहा, यह है कौन है। अपनी मॉम की बात सुनकर लिटिल अवनी मास्क मैन को देखने लगी, जो डेविल स्माइल करके उसे ही देख रहा था। उसने अपनी अवनी को अपनी जेब की तरफ कुछ इशारा किया, जिसे देख लिटिल अवनी घबरा गई। वह नीता जी से मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा कुछ भी नहीं है, वह ना इसने कहा था कि ये शादी के बाद मेरा नौकर बनकर रहेगा, मेरा हर काम करेगा और सैलरी भी नहीं लेगा, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। इससे अच्छी डील मुझे कहाँ मिलेगी, और आपको तो पता है ना मैं कितनी अच्छी बिजनेस वूमन बन गई हूँ। ऐसे नौकर आजकल कहाँ मिलते हैं जो आपके लिए लॉयल भी हो। यह सब कहते वक्त वो गुस्से से मास्क मैन को देख रही थी। वही उसकी बात सुनकर मास्क मैन अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। वो मन में बोला, नौकरी हाँ, देखना बहुत जल्द तुम इस नौकर के बाहों में आने के लिए तड़पोगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगा। वही सबको इग्नोर कर मान लिटिल अवनी से बोला, बेबी मुझे यकीन है मेरे न्यू डैडी ने आपको अब तक खाना खिला दिया होगा, इसलिए जाइए और जाकर सो जाइए, कल सुबह आपको जल्दी उठना भी है। उसके इस तरह घोड़र देने से लिटिल अवनी का मुंह बन गया। वह खुन्नस में उस मास्क मैन और अपने बेटे को देखते हुए रूम में चली गई। उसके जाते ही जितने लोग वहां मौजूद थे सब गुस्से से मास्क मैन को देखने लगे। नीता जी मास्क मैन को देखते हुए बोली, देखो तुम कौन हो मुझे यह तो नहीं पता, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। इतना कहकर वह चली गई। नीरज जी भी आगे आकर मास्क मैन से बोले, बहुत शौक है न तुम्हें मेरा दामाद बनने का, तुम्हारी यह दामादगिरी तो मैं निकालूंगा, बड़े आए दामाद नंबर 2 बनने। इतना कहकर वो भी चले गए। धीरे धीरे सभी लोग अपने रूम में चले गए। अब हॉल में केवल मान और मास्क मैन ही बचे थे, क्योंकि मानवी को राज अपने साथ ले गया था। मास्क मैन ने देखा आसपास कोई भी नहीं है, तो वह मान से बोला, तुमने काफी अच्छे से सब संभाला है, गुड जॉब। मान जो कभी जल्दी मुस्कुराता नहीं था, वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, डैड आप कब तक ऐसे सबसे छिपकर रहेंगे, देखिए ना बेबी बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती है, मैं उन्हें नहीं संभाल पा रहा हूँ। मास्क मैन उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से बोला, इसीलिए तो मैं आया हूँ। इतना कहने के बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो डरावनी आवाज में बोला, और उन लोगों का भी खेल खत्म करने आया हूँ जिनके कारण इतने सालों तक मुझे छिपकर रहना पड़ा और तुम सबको तकलीफ सहनी पड़ी। उसकी बात सुनकर मान कुछ सोचो लगा। फिर उसने पूछा, कौन थे जिन्होंने आपको बंदी बनाकर रखा था, क्या आपको इस बारे में कुछ पता चला। मास्क मैन मान को अपनी गोद में बैठाकर उसके सर पे हाथ फिराते हुए बोला, नहीं पर मुझे किसी पर शक है। उन सब ने 3 साल तक मुझे अपनी कैद में रखा, पर किसी ने मेरी मदद की थी वहां से भागने में।
पता नहीं वह कौन था, और मुझे ये भी पता था कि जब उन लोगों को मेरे भागने की खबर पता चलेगी तो वह लोग सबसे पहले फैमिली वालों पर नजर रखेंगे। इसीलिए मैं किसी के सामने नहीं आया और छुपकर तुमसे कांटेक्ट किया। उसकी बात को पूरा करते हुए मान आगे बोला, क्योंकि मैं बच्चा हूँ और कोई नहीं सोच सकता कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसकी बात सुनकर मास्क मैन ने अपना सर हाँ मिला दिया और फिर खतरनाक तरीके से बोला, अब खेल में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मानव राजवंश इस बैक। इतना कहने के बाद मान और मानव एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना लगे। जी हाँ, यह मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि मानव ही है। कुछ देर तक उन्होंने बातें की, फिर मान को मानव गोद में उठाकर ले जाते हुए बोला, चलो जल्दी, बेबी को भी देखना है। पता नहीं मेरे खिलाफ कौन सी साजिश कर रही होगी। उसे तो 4 साल पहले से भी संभालना मुश्किल हो गया है। कितनी जिद्दी हो गई है वो। तुम्हें पता है आज उसने मुझे कितना मारा। मुझे लग रहा था कि उसे शादी करने के बाद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मान उसके गले में हाथ डालकर बोला, बेबी ही नहीं मानवी भी, दोनों एक ही खेत की मूली है, बिल्कुल बेवकूफ। वह दोनों जब रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा लिटिल अवनी और मानवी पूरे बेड पर फेल के लेटी है। मानव को देखते ही लिटिल अवनी और मानवी दोनों उसे घूरने लगी। लिटिल अवनी मानव को देखते हुए घमंड से बोली, मेरे हस्बैंड नौकर, चलो आकर मेरे पैर दबाओ। बड़ा शादी करनी थी ना तुम्हें मुझसे, और हाँ मेरे बाद मेरी बेटी के भी पैर दबाओ। मानवी भी लिटिल अवनी की नकल उतारते हुए अपनी तोतली आवाज में मानव से बोली, मेरे न्यू नौकल डैडी, चलो मेरे पैर दबाओ और बेबी के भी पैर दबाओ, हम बहुत थक गए हैं। उन दोनों की बात सुनकर मानव और मान को कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने बस अपना सरना में हिला दिया। कंटिन्यू। लो भाई, मानव वापस आ गया है। पता नहीं अब लिटिल अवनी और मानवी उससे क्या क्या करवाएंगी। उन दोनों ने तो उसे अभी से ही नौकर बना दिया। मानव ने घूर के एक नजर लिटिल अवनी को देखा और फिर अपनी बेटी को, जो उससे अपनी सेवा कराने को तैयार थे। मानव ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। वह थोड़ा बहुत थका हुआ था और आराम करना चाहता था, पर वह अपनी बेटी और बीवी की ख्वाहिश को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। मानव की शक्ल देख मान समझ गया कि उसके डैडी काफी थके हुए हैं। इसलिए वो मानव से बोला, डैड, मैं मानवी के पैर दबा देता हूँ, आप बेबी को देख लो। मान की बात सुनकर मानव थोड़ा रिलैक्स होकर बोला, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझ सकते हो, थैंक यू माय बॉय। इतना कहकर उसने मान को बेड पर बैठा दिया और लिटिल अवनी के पैरों को देखने लगा। तो लिटिल अवनी अपना एक पैर उठाकर मानव से बोली, ए नौकर हस्बैंड, जल्दी शुरू हो जाओ, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। वैसे भी बड़ा शौक था तुम्हें मुझसे शादी करने का, तो अब अपनी बीवी के नखरे झेलो। अगर तुम्हारी जगह मेरे हब्बी होते तो अब तक मेरे पैर दबा चुके होते, उसके बाद मेरा सर दबा रहे होते। उसकी बात सुनकर मानव ने अपनी एक आईब्रो ऊपर कर लिया और उससे पूछा, क्या सच में वह मानव तुम्हारी सेवा करता था? लिटिल अवनी अपना सर हाँ में हिलाते हुए गर्व से बोली, सिर्फ सेवा ही नहीं सब कुछ करते थे, पर उससे भी ज्यादा तुम्हें करना है। जल्दी से पैर दबाओ, फिर सर भी दबाना है। मानवी भी लिटिल अवनी की नकल उतारते हुए अपना एक बार उठाकर मानव से बोली, ये नौकल डैडी, जल्दी पैर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। अगर मेरे मानव डैडी होते तो वह अब तक मेरा पैर दबा चुके होते और छल भी। इतना कहने के बाद वह लिटिल अवनी को देखने लगी तो लिटिल अवनी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, चलो कोई तो है मेरी तरह इंटेलिजेंट, वरना सब तो खड़ूस और बेवकूफ ही होते हैं। इतना कहकर वह मान और मानव को देखने लगी। मानव ने उसकी बक को इग्नोर किया और बेड के कोने में बैठकर लिटिल अवनी के पैर दबाने लगा। वही मान भी अपनी आलसी बहन मानवी के पैर दबा रहा था। फिर उसने खुन्नस में लिटिल अवनी से पूछा, बेबी, आप तो अपना हर काम खुद ही करती थी ना, फिर आज आप इतनी आलसी क्यों हो गई? लिटिल अवनी उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, क्योंकि कोई मेरा हस्बैंड बनना चाहता था। अब जब हस्बैंड बन गया तो उसकी ड्यूटी है को मेरी सेवा करें। इतना कहकर वो मानव पर चिल्लाते हुए बोली, तुमसे किसने कहा कि तुम बिस्तर पर बैठ सकते हो? नौकर सिर्फ जमीन पर बैठकर सेवा कर सकता है, चलो बैठो। उसकी इस हरकत से मानव उसे गुस्से से देखने लगा तो लिटिल अवनी ने उसे अपना एक पैर मारकर बेड से नीचे गिरा दिया। तो मानव अपने दांत पीसते से उसे देखने लगा, पर वह कुछ बोला नहीं और फिर से लिटिल अवनी के पैर दबाने लगा। वही मानवी भी मान से बोली, नौकर सिर्फ जमीन में बैठकर पैर दबा सकते हैं, बिस्तर पर बैठकर नहीं, चलो नीचे बैठो। उसे लिटिल अवनी की नकल उतारते देख मान उसे घूरते हुए बोला, मुंह बंद रखो और तुम्हें ज्यादा बेबी के साथ रहने की जरूरत नहीं है। उनके साथ रहकर तुम भी आलसी बन गई हो। अगर तुम ज्यादा वक्त तक उनके साथ रहती हो तो वो तुम्हें बिगाड़ देंगी बिल्कुल अपनी तरह। फिर फ्यूचर में तुम्हें डैड जैसा हस्बैंड भी नहीं मिलेगा जो इतने नखरे झेले। उसकी बात सुनकर मानवी मुंह बनाकर बोली, मुझे भी मोम जैसा नौकल हस्बैंड चाहिए, इसीलिए अब मुंह बंद रखो अपना।
भले आए हुए है। इतना कहने के बाद वो अपना दूसरा पैर उठाकर मान को दिखाने लगी ताकि मान उसे दबाए। लगभग 1 घंटे तक पैर दबाने के बाद मानव और मान ने अपने अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर सोने के लिए जाने लगे। तभी लिटिल अवनी पूरा बिस्तर घेर कर बोली, ओह नौकर हस्बैंड, तुम इस पर नहीं सो सकते हैं, जाकर जमीन पर सो वरना उस सोफे पर सो। मानवी भी आधा बचा हुआ बैर घेरते हुए बोली, नौकल डैडी और नौकल भाई, जाकर कहीं और छो, यहाँ जगह नहीं है। उन दोनों से परेशान होकर मान और मानव ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने कमर पर हाथ रखकर उन दोनों लड़कियों को गुस्से से घूरने लगे जो उन्हें बिस्तर पर सोने नहीं दे रही। उन्हें खुद को गुस्से से घूरता देख लिटिल अवनी और मानवी भी उन्हें गुस्से से देखने लगी। फिर अचानक लिटिल अवनी के दिमाग की बत्ती जली। उसने बेड पर रखी तकिया को उठाया और बिस्तर पर जितनी भी जगह खाली दिखी इस तकिया को वहां रख दिया। फिर वो मानवी से बोली, अब यहाँ जगह नहीं है, चलो मानवी बेबी हम सोते हैं। मानवी भी खुश होकर बोली, हाँ बेबी हम सोते हैं, इन नौकल लोगों को जागने दो। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। मान ने जाकर सभी तकिए को एक तरफ किया और मानव से बोला, डैड यह दोनों फिर से आलसी बन गई है, ये इतना कष्ट बिल्कुल नहीं करेंगी कि उठकर हमें भगाएं। मान भी खुश होकर बेड पर आ गया, मगर तभी लिटिल अवनी और मानवी फिर से जग गई और दोनों चिल्लाते हुए बोली, सुना नहीं हमने क्या कहा, नीचे सो। इतना कहने के बाद लिटिल अवनी मान से बोल, और तुम मान हिटलर कहीं के बड़ा इस मास्क मैन को डैडी डैडी बोल रहे हो ना, तुम भी इसके साथ जमीन पर सो, बेड पर जगह नहीं है तुम लोगों के लिए। इतना कहकर वो फिर से सो गई। मानव और मान ने उदास होकर एक दूसरे को देखा। फिर मानव हार मानकर अलमीरा के पास गया और उसमें से एक गद्दा और चद्दर लाकर जमीन पर बिछा दिया। पहले वह खुद लेटा, फिर अपने ऊपर मान को लेटा कर सो गया। अगली सुबह सुबह के 5 बज रहे थे, लेकिन लिटिल अवनी नहीं उठी थी, वरना वह इन 4 सालों में हमेशा 5 बजे उठ जाती थी। पर अब तक मान और मानव तैयार होकर नीचे आ गए थे। दोनों ही रात भर ढंग से नहीं सोए थे, इसलिए उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल थी। जैसे ही वो दोनों लोग नीचे गए, नीरज जी मानव को देखकर बोले, और मास मैन, नहीं नहीं मेरे दामाद नंबर 2, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है, कहीं मेरी बेटी ने परेशान तो नहीं किया। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगे। उन्हें इस तरह मुस्कुराता देख मानव धीरे से मान से बोला, जब देखो मुझे परेशान करते हैं, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मान भी धीरे से बोला, यस डैड, पता नहीं इन्हें हमें परेशान करके क्या मिलता है। तभी आदि जो बड़े गौर से मानव को देख रहा था, उसने राज से पूछा, चाचू यह मास्क मैन कौन है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। उसके सवाल का जवाब देते हुए अर्जुन मुंह बनाकर बोला, तुम्हारी बेबी डॉल अपने लिए कल एक नौकर हस्बैंड लाई है। अर्जुन ने नौकर शब्द बहुत ही जोर से बोला था, जिसे सुन मानव खुन्नस में उसे देखने लगा। वही मान अपनी आंखें छोटी करके अर्जुन से बोला, मामू अपनी वाइफ की सेवा करना नौकर नहीं होता, वरना फिर आप भी नौकरों हुए, क्योंकि आप भी तो हर वक्त मामी की सेवा करते हो, पर मेरे डैड आपकी तरह शिकायत नहीं करते। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करने लगा। वही मानव अपने बेटे को देखकर मुस्कुराने लगा, जो उसकी साइड ले रहा था। सब अपने में लगे थे कि तभी सिंह मिशन के अंदर कई सारे बॉडीगार्ड आ गए। उन सबको देख सिंह फैमिली की आंखें छोटी हो गई। तभी एक 30 साल का आदमी अंदर आते हुए रौबदार आवाज में बोला, स्वागत नहीं करोगे, इस घर का होने वाला दामाद और लिटिल अवनी का होने वाला पति आया है। उस आदमी की बात सुनकर नीरज जी मानव को देखकर खुन्नस में बोले, दामाद नंबर 2 जो कल रात को आया है, वह तो झेला नहीं जा रहा, अब एक दामाद नंबर 3 भी सुबह आ गया तांडव करने। अबे है कौन तू? इतना कहकर वो उस आदमी को देखने लगे। वही मानव और मान भी गुस्से से उस आदमी को देखने लगे और बाकी सिंह फैमिली के लोग कंफ्यूजन में कंटिन्यू। वैसे मानव जैसा हस्बैंड लिटिल अवनी को कहीं नहीं मिलेगा। मानव और मान गुस्से से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। वही वह आदमी जो दरवाजे के पास खड़ा था, उसने अपनी तिरछी नजरों से पूरे सिंह परिवार को देखा, फिर नीरज जी के सामने खड़े होकर बड़े ही एटीट्यूड से बोला, हाँ तो ससुर जी, अभी वो आदमी बोला ही था कि। नीरज जी उसे उंगली दिखाकर गुस्से से बोले, मुंह बंद रखो अपना, पता नहीं मेरी किस्मत में एक अच्छा दामाद लिखा भी है या नहीं, जो पहले मिला था वह भी किसी लायक का नहीं था। फिर इतना कहकर वो मानव की तरफ देखकर बोले, जो कल रात को आया वह भी किसी काम का नहीं। फिर अपने सामने खड़े आदमी को देखकर बोले, अभी एक और आया है, वह भी किसी काम का नहीं है, सब नालायक ही भरे पड़े हैं। नीरज जी की ये बात सुनकर कि कल रात एक और दामाद आया है, उस आदमी की आंखें छोटी हो गई। वो मानव को अपनी आंखें छोटी करके लगा। वही मानव भी अपनी आंखें छोटी करके उसे हो देख रहा था। तभी मान अपनी एक आईब्रो ऊपर करके सर्द आवाज में उस आदमी से बोला, आप मेरे डैड को ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ मिस्टर अजनबी? वो आदमी मान की ऐसी आवाज सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगा।
क्योंकि उसने सुना था कि यह बच्चा हमेशा चुप रहता है, बेवजह नहीं बोलता, पर आज वो बोल रहा है। ये सोचते ही वह आदमी मान से बोला, बच्चे तुम तो गूंगे हो ना, जो ज्यादा बोलता नहीं। उसने इतना ही कहा था कि तभी एक जूता आकर उसके मुंह पर लगा। दर्द कारण वो आदमी चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी अचंभे में उस आदमी को देखने लगे। तभी एक प्यारी मगर गुस्से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, हुए बुरहे खबलदार, अगर मेले भाई को कुछ कहा तो मेले भाई को छिल्फ मैं परेशान कर छकती हूँ, कोई और नहीं, बड़े आए हूँ है। इतना कहने के बाद मानवी स्टाइल से चलते हुए मानव के पास पहुंची और उसे उठाने का इशारा किया। उसका इशारा समझकर मानव ने यूजर अपनी गोद में उठा लिया तो मानवी खुश होकर बोली, नौकल डैडी, आप तो बड़े काम की चीज हो, ऐसे ही मुझे गोद में लेकर घूमना ताकि चलने के कारण मेले पैर ना दर्द हो। उसकी नौटंकी देख मानव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वही वह आदमी मानवी को गुस्से से देखते हुए बोला, मानवी अभी के अभी इसके गोद से उतरो, मैं तुम्हारा होने वाला डैडी हूँ, ये कुछ नहीं लगता। उसने इतनी तेज कहा था कि उसकी आवाज सुनकर मानवी रोने लगी। मानवी किसी से डरती नहीं थी, लेकिन उसे बचपन से ही एक प्रॉब्लम थी कि जब भी कोई उससे तेज आवाज से बात करता था या फिर वो तेज आवाज सुनती थी तो वो तुरंत रोने लगती थी। उसे इस तरह रोता देख मानव ने मान को नीचे उतार दिया और मानवी को चुप कराते हुए बोला, बेबी शांत हो जाओ, ऐसे रोते नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। मानवी शांति ही नहीं हो रही थी। रोते रोते उसकी सांस फूलने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका था। ये देख मानव की आंखों में गुस्से से लाल हो गई और वो उस आदमी को देखना जिसके कारण उसकी बेटी की ये हालत थी। मानव उसे देखते हुए एक एक शब्द चबाकर बोला, तुम हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को रुलाने की। इतना कहने के बाद मानव ने मानवी को नीताजी की गोद में दे दिया और गुस्से से उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। मानव को अपनी तरफ आता देख वो आदमी मानव चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? विशेष नाम है मेरा, मुझे जो चाहिए होता है मैं लेकर रहता हूँ, मुझे अवनी चाहिए। और तुम? मानवी को बेटी कहने से वो तुम्हारी बेटी नहीं हो जाएगी, वह मानव राजवंश की बेटी है जो मर चुका है, समझे? मानव को इस वक्त विशेष पर बहुत गुस्सा आ रहा था, सिर्फ उसको ही नहीं, नीरज जी, राज, अभी, अर्जुन, सबको गुस्सा आ रहा था। आखिर मानवी सबकी चहेती थी और इस आदमी ने उसे रुलाया था। मानव अभी 4 कदम ही चला था कि तभी एक बार फिर से पूरे हॉल में एक गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, ये रुक जाओ। ये मानव इस आवाज को अच्छे से पहचानता था, यह लिटिल अवनी की आवाज थी। मानव को छोड़ बाकी सब सीढ़ियों की तरफ देखने लगे जहां लिटिल अवनी बेहद गुस्से से विशेष को देख रही थी। लिटिल अवनी गुस्से से चलते हुए विशेष के सामने खड़ी हो गई और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी को रुला कर। वही विशेष लिटिल अवनी को देखकर सब कुछ भूल गया। वह खुश होकर बोला, अवनी, 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 आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई, कितना इंतजार किया है मैंने तुम्हारे लिए, अब तुम सिर्फ मेरी होगी। वही लिटिल अवनी विशेष को पागलों जैसी हरकतें करता देख गुस्से से पागल हो रही थी। उसने एक मुक्का विशेष के पेट में मारते हुए कहा, तुम्हारी आशिकी तो मैं निकालती हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने आसपास कुछ देखने लगी। तभी उसे एक नौकर झाड़ू लगाते हुए दिखा। उसने नौकर से झाड़ू छीना और विशेष के सामने खड़ी होकर बोली, अब तुम देखो लिटिल अवनी का स्टाइल। इतना कहकर उसने विशेष के बम पर झाड़ू मार दिया। विशेष को उम्मीद नहीं थी कि लिटिल अवनी उसे मार देगी। यही नहीं, लिटिल अवनी ने अपने पैर को उठाया और उसके पैरों के बीचों बीच मार दिया। विशेष ने दर्द से तड़पते हुए अपने पैरों के बीच में हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गया। अब बारी थी विशेष के आदमियों की। लिटिल अवनी ने गुस्से से एक चुटकी बजाई। उसके चुटकी बजाते ही कई सारे ब्लैक कलर के कपड़े पहने आदमी घर के अंदर आ गए। उन्हें देखते हुए लिटिल अवनी गुस्से से बोली, इन सब में से मुझे कोई भी दोबारा इस शहर में दिखना नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद उसने विशेष की तरफ इशारा करके कहा, इसे डार्क रूम में ले जाओ, इसकी खातिरदारी तो मैं करूंगी। इसके बाद लिटिल अवनी मानवी के पास चली गई जो अभी भी रो रही थी। वही मानव लिटिल अवनी को देख डेविल स्माइल करके बोला, बेबी डॉल यू आर सो डेंजरस। लिटिल अवनी ने मानवी को गोद में उठाया और उसे चुप कराते हुए मानव से बोली, और तू? मैं बड़ा शौक था डैड बनने का, अब मेरी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रख पा रहे हो? ऐसे ही हमारा ध्यान रखोगे? तुम किसी काम के नहीं हो। वही मानव जो अभी तक मुस्कुरा रहा था। लिटिल अवनी की डांट सुनकर उसके चेहरे की मुस्कान चली गई। अब वह लाचारी से उसे देख रहा था। अवनी कुछ देर तक मानव को गुस्से से देखती रही, फिर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और मानवी को उसकी गोद में देकर बोली, चुपचाप मेरी बेटी को संभालो। एक तो सुबह सुबह पता नहीं किस गधे ने मेरी नींद खराब कर दी और तुम भी यहाँ भूत की तरह खड़े हो।
संभालो, मेरी बेटी को रोनी नहीं चाहिए अब। इतना कहकर वो रूम में फिर से सोने के लिए चली गई। मानव ने मानवी को देखा, जो अपनी बरीबरी लाल आंखों से उसे ही देख रही थी। फिर गहरी सांस लेकर मानव नीरज जी से बोला, मुझे आपसे बात करनी है, जरूरी है। नीरज जी उसे मना करते हुए बोले, पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इस बार मानव दांत पीसकर बोला, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, मेरे पीछे आइए। इतना कहकर वह मानवी को लेकर गेस्ट रूम की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद गेस्ट रूम में मानव बैर पर मानवी को लेकर बैठा था और उसके सामने नीरज जी, अर्जुन, राज और अभी खड़े थे। मानव बस सबको घूरे जा रहा था, क्योंकि उसने बस नीरज जी को ही बुलाया था। वही राज मानव को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, अरे सेकंड जीजू, कुछ तो बोलो कि केवल हमारी खूबसूरती देखते रहोगे। उसकी बकवास सुनकर मानव दांत पीसकर बोला, तुम लोग को किसने बुलाया है? मैं सिर्फ ससुर जी से बात करना चाहता हूँ। अभी अपनी कमर पर हाथ रख कर बोला, हाँ तो हम सब दहेज में आए हैं, बाय 1 गेट 3 फ्री, चलो अब जल्दी से बोलो। इतना कहने के बाद वह बड़ी ही घमंड से मानव देखने लगा। मानव को पता था इन बेवकूफों से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वह पॉइंट पर आते हुए बोला, यह बताइए क्या इन 4 सालों में कोई ऐसा इंसान है जो मेरी बेबी डॉल के आसपास रहता हो और ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिताता हो? उसकी बात सुनकर अर्जुन चिढ़कर बोला, क्या तुम्हें जलन हो रही है या फिर तुम यह पूछने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं? उसकी बात सुनकर मानव को गुस्सा आने लगा था। कहाँ वह सब जानने की कोशिश कर रहा था, कहाँ ये बेवकूफ लोग उसका दिमाग खराब कर रहे थे। उसने खुद के गुस्से को शांत किया और एक एक शब्द चबाते हुए बोला, जो पूछा वो बताओ। तो नीरज जी थोड़ा सीरियस होकर बोले, हाँ एक लड़का है, मेरे दोस्त का बेटा, पर पिछले 6 महीने से मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन 4 सालों वह हमेशा लिटिल अवनी के आसपास ही रहता था। उसने मुझसे लिटिल अवनी का हाथ भी मांगा था, पर मैंने उसे इनकार कर दिया था क्योंकि वह मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। उनकी बात सुनकर मानव ने अपनी गर्दन हिला दी और कुछ सोचने लगा। तभी उसका ध्यान मानवी पर गया, जो कांप रही थी। उसे इस तरह कांपता देख मानव घबरा गया। वह मानवी के सर पर हाथ रखते हुए परेशान होकर बोला, डार्लिंग, माय बेबी, क्या हुआ? क्या आपको ठंड लग रही है? आप ऐसे कांप क्यों रहे हो? वही मानवी का चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से रो देगी। मानव तुरंत उसे गोद में लेकर खड़ा हो गया और उसकी पीठ को थपथपाने लगा। मानवी की ऐसी हालत देखकर राज, अभी, अर्जुन और नीरज जी भी परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी अभी मानव से बोला, यह पहली बार नहीं है, मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ मानवी की हालत हमेशा ऐसे ही हो जाती थी, लेकिन इन 6 महीनों में ऐसा नहीं हुआ, पर आज फिर से हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि ये किसी चीज से डर रही है। मानव मानवी को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर अभी बात सुनकर वो किसी गहरी सोच में डूब गया। मानव कुछ सोचते हुए बोला, 6 महीने पहले वो यहाँ से चला गया था और इन 6 महीनों में मानवी ठीक थी, पर मानवी फिर से वैसे ही हो गई, क्योंकि शायद अभी हमने उसका जिक्र किया। क्या उसने मेरी बेटी के साथ भी कुछ किया था? इतना सोचता ही मानव का चेहरा डार्क हो गया। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था यह सोचकर कि जिस इंसान ने उसे मारने की कोशिश की, उसे उसकी फैमिली से दूर रखा, उस इंसान ने उसकी छोटी सी नाजुक सी बेटी तक को नहीं छोड़ा। माना सोच ही रहा था कि तभी उसे मानवी की आवाज सुनाई दी। मानवी रोते हुए बोली, डैडी डैडी, आप उन्हें मत बुलाना, वो बहुत बुले हैं, मानवी को तंग करते हैं और डलाते भी है। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। उसकी पूरी बात सुनकर मानव गुस्से से नीरज जी, अभी, राज और अर्जुन को देखने लगा। फिर वो गुस्से से बोला, ये सब क्या है? मेरी बेटी उस आदमी के नाम पर इतना डर क्यों रही है? क्या आप लोगों ने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा? नीरज जी को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी अर्जुन बोला, हमने हमेशा मानवी से पूछने की कोशिश की कि वह ऐसे अचानक डर क्यों जाती है, पर उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया, और डॉक्टर ने भी कहा कि मानवी एक बच्ची है तो उसका डरना लाजमी है। वो इतना बोला ही था कि मानव दहाड़ते हुए बोला, बच्ची है तो डरना लाजमी है? क्या आप सबके पास दिमाग नहीं है? मानव इसके आगे भी कुछ बोलना चाहता था, पर वो चुप हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मानवी उसके गुस्से को देखकर डर जाए। मानव के एक लंबी सांस ली और मानवी को लेकर रूम से चला गया। वही मान बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसने भी टेंशन में अपनी को सिकोड़ लिया। उसने भी कई बार मानवी से पूछा था, पर मानवी ने कुछ नहीं बताया। वही मानव मानवी को लेकर नीचे आया। उसने देखा घर की सभी औरतें उसे ऐसे देख रही थी जैसे खा ही जाएंगी। यह देख वो चिढ़ते हुए बोला, मुझे घूरना बंद करिए और जाकर अपना अपना काम करिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने के बाद वह बाहर निकल गया। उसे जाता हुआ देख परी मुंह बनाकर बोली, मानव भाई कितने अच्छे थे और यह कितना चिल्लाता है।
हिटलर कहीं का। इतना कहकर वह मुंह बनाने लगी। सोना भी अपनी आंखें छोटी करके बोली, सही कहा तुमने, पता नहीं खुद को समझता क्या है रावण कहीं का। वही कायरा जो घर के अंदर आ रही थी, उससे भी मानव को देखा, पर मास्क होने के कारण वो उसे पहचान नहीं पाई। उसने अंदर पहुँचते ही परी से पूछा, यह आदमी कौन है? परी मुंह बनाकर बोली, पता नहीं कौन सा राक्षस है, कल रात को ही ये लिटिल अवनी से शादी करके आया है। मुझे तो गधा और बदसूरत लगता है। उसकी बात को सुनकर कायरा मानव को देखने लगी, जो बाहर की तरफ जा रहा था। उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कायरा मन में बोली, मुझे तो यह कुछ मानव भाई जैसे लग रहे हैं, पता करना पड़ेगा। वही बाहर पहुंचकर मानव मानवी को गार्डन में लगे फूल को दिखाने लगा था ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, पर इसके उलट मानवी परेशान होकर बोली, डैडी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, समझे आप, मुझे फूल नहीं देखना। उसकी बात सुनकर मानव प्यार से बोला, अच्छा तो मेरी लिटिल बेबी बड़ी हो गई है। मानवी भी अपना सर हिलाकर बोली, हाँ मैं बली हो गई हूँ। और डैडी आप सबको बेवकूफ बना सकते हैं, पर मानवी बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे पता है कि आप ही मेरे डैडी हो, पर आपने मास्क क्यों लगाया है? मानव उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने नहीं सोचा था कि मानवी उसे पहचान लेगी। वह आश्चर्य से बोला, तो क्या मेरी लिटिल बेबी के अंदर थोड़े बहुत मेरे भी गुण हैं? वरना तुम्हारी मॉम तो इतनी बेवकूफ है कि वह मुझे नहीं पहचान पाई, वो भी इतने हिंट देने के बावजूद। मानवी मानव की बात सुनकर खामोश हो गई, फिर अपने सर को दाएं बाएं घुमाकर इधर उधर देखने लगी। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो चुपके से मानव से बोली, डैडी एक राज की बात बताओ। उसे इस तरह धीरे से बात करता देख मानव भी धीरे से बोला, हाँ बताओ। तो मानवी फिर से धीरे से बोली, डैडी मम्मी को आप पर शक है कि आप उनके हब्बी हो, वह आपके बारे में पता भी लगा रही है। मैंने उन्हें यह कहते हुए छूना था, आप बच के रहना। इतना कहकर वो हंसने लगी। वही मानव का चेहरा ये सुनकर डार्क हो गया। मानव, मान और मानवी तीनों मानव के रूम में बेड के पास खड़े होकर लिटिल अवनी को घूर रहे थे, जो घोड़े गधे सब बेचकर आराम से सो रही थी। उन तीनों ने एक साथ खड़ी में वक्त देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन अभी भी लिटिल अवनी नहीं उठी थी। मानव अपने बालों में हाथ फेर कर मान से बोला, मान, तुमने तो कहा था कि सीनियर बेबी सुधर चुकी है, वह एक जिम्मेदार लड़की बन चुकी है, फिर यह सब क्या है? मान अपने कंधे उचकाकर बोला, डैड पता नहीं इन्हें आज क्या हो गया है। रोज तो ये 5 बजे उठकर एक्सरसाइज कर लेती थी, फिर ऑफिस भी चली जाती थी, पर आज तो यह कुंभकर्ण की तरह सो रही है। इतना कहने के बाद वो टेबल पर रखे जग को देखने लगा, जिसमें पानी भरा हुआ था। वही मानवी ने अपने गालों पर हाथ रखकर मानव से पूछा, डैडी, यह कुंभकर्ण नहीं गूगलकर्ण यह क्या है? उसकी तोतली आवाज सुन मान और मानव एक दूसरे को देखने लगे। फिर मानव मानवी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, मेरा लिटिल बेबी, आपको इतना टफ वर्ड नहीं बोलना चाहिए वरना आपके मुंह में दर्द होने लगेगा। ओके, तो मानवी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, ओके डैडी, पर यह क्या होता है? मानव उसे समझाते हुए बोला, जो लोग ज्यादा सोते हैं उन्हें ही कहते हैं कुंभकर्ण। मानव की बात सुनकर मानवी ने अपने होठों को ओ शेप करके हैरानी से लिटिल अवनी को देखा। वही मान कुछ सोचते बोला, डैड, मैं मानवी को नीचे लेकर जाता हूँ, आप सीनियर बेबी को तैयार करवा कर ले आना। ओके, इतना कहकर उसने मानवी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर भाग गया, पर मानवी का मन नहीं था जाने का, इसलिए मान उसे लालच देकर अपने साथ ले गया। उन दोनों के जाने के बाद मानव थोड़ी देर लिटिल अवनी को देखता रहा, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गए। आधे घंटे बाद मानव लिटिल अवनी को बाथरूम से लेकर बाहर निकला। लिटिल अवनी अभी भी सो रही थी, पर उसने एक बाथरूम पहना हुआ था जो मानव ने उसे नहलाने के बाद पहनाया था। मानव ने उसे कपड़े पहनाए और बेड पर बैठ के लिटिल अवनी को घूरने लगा। अचानक ही उसकी नजर लिटिल अवनी के होठों पर पड़ी, जिसे देख उसका मन थरकी होने लगा। मानव लिटिल अवनी के होठों को देखकर मन में बोला, एक किस ही तो है, ले लूं क्या? नहीं, अगर जग गई तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी बीवी है। इतना सोचकर वह आगे बढ़ने लगा। तभी फिर से उसका मन बोला, हाँ लेकिन अभी उसे पता नहीं है कि मैं ही मानव हूँ, तो ये गलत है। इतना सोचते ही वो रुक गया, मगर ज्यादा देर तक नहीं रुका। उसने आगे बढ़कर लिटिल अवनी के होठों को चूम लिया। लगभग 5 मिनट बाद मानव न चाहते हुए भी लिटिल अवनी से दूर हो गया। उसे डर था कहीं अगर लिटिल अवनी जग गई तो उसे पीट ना दे, पर बेचारे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि लिटिल अवनी आखिरकार जाग ही गई। लिटिल अवनी ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे मानव नजर आया। वही मानव लिटिल अवनी को जगह देख घबराने लगा। लिटिल अवनी उसे आंखें छोटे करके देखने लगी। तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया, जो बदल चुके थे, और उसे अपनी बॉडी से शावर जेल की महक भी आ रही थी। उसने मानव को देखते हुए पूछा, यह क्या है?
ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे नहलाया है? बोलो। मानव हकलाते हुए बोला, बेबी डॉल, सीनियर बेबी मेरी बात सुनो। मैम। लिटिल अवनी उसे हकलाता देख बोली, क्या मैं बोलो? और मैंने पहले ही कहा था मेरे करीब मत आना, फिर क्यों मुझे छुआ तुमने? मानव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोला, बेबी डॉल, क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा नौकर हस्बैंड हूँ? और नौकर हस्बैंड तो हर काम करता है, फिर चाहे वह नहलाना हो तो मैंने भी तो वही किया है। उसकी बात सुनकर लिटिल अवनी थोड़ा शांत हो गई और मन में बोली, बात तो सही है, आखिरकार ये मेरा नौकर हस्बैंड है तो मेरे सारे काम तो यही करेगा ना। मगर तभी उसका दूसरा दिमाग बोला, नहीं, यह गलत है, ये अधिकार सिर्फ हब्बी का है। लिटिल अवनी ने अपने दिमाग की सुनी और गुस्से से मानव को देखते हुए बोली, तुमने यह सही नहीं किया है, सिर्फ मेरे हब्बी ही मुझे नहला सकते हैं, तुम नहीं। तुम एक घटिया और गिरे हुए इंसान हो जिसने मेरे बिना परमिशन के मुझे छुआ है। आई हेट यू। इतना कहकर वो रोने लगी। मानव ने नहीं सोचा था कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। उसने जैसे ही लिटिल अवनी को शांत कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लिटिल अवनी ने उसके हाथ झटक दिया और जोर से रोने लगी। वह रोते हुए बरबरा रही थी, तुमने मुझे गंदा कर दिया है, अगर मेरे हब्बी वापस आए तो मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? तुम बुरे हो जाओ यहाँ से तुम। वही मानव के माथे पर बल पड़ गए। वह बताना चाहता था लिटिल अवनी को कि वही मानव है, पर वो रुक गया। वह मन में बोला, नहीं, यह सही वक्त नहीं है, क्या पता आसपास कोई हम पर नजर रख रहा हूँ, अगर उसे भी मेरी सच्चाई पता चल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर शायद वह इंसान सामने आने के बजाय छिप जाए। यह सोचते ही मानव अपनी जगह पर रुक गया और बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल गया। वही लिटिल अवनी रोते रोते अचानक रुक गई। जैसे ही उसे देखा मानव रूम से चला गया है तो वह अपना मुंह बनाकर सिसकते हुए बोली, बुरे हब्बी कहीं के, इन्हें क्या लगता है मैं पहचान नहीं पाऊंगी? यह नहीं कि मुझे रोता हुआ देखकर थोड़ा पिघल जाए, पर नहीं, इन्हें तो आयरन मैन बनना है। कोई बात नहीं, जब तक आप खुद मुझे सच्चाई नहीं बताओगे ऐसे ही आपको परेशान करूंगी। AI हूँ है, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। लिटिल अवनी सबसे स्मार्ट है। इतना कहकर वह घमंड से मुस्कुराने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ का घमंड था। फिर वह अपना चेहरा उदास बनाकर नीचे चली गई। वही नीचे पहुँचते ही मानव ने महसूस किया कि कायरा, आरव और वीर से घूर रहे हैं। वही वीर जो अभी अभी आया था, उसे अभी ने सब कुछ बता दिया था मानव के बारे में। वीर मानव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मन में बोला, पता नहीं मेरे सेंस क्यों कह रहे हैं कि ये बॉस है, पता करना पड़ेगा। वही मानव को देखकर आरव मन में बोला, ये बॉस भी ना, ये नहीं कि अपनी सच्चाई सबको बता दे, पर मुझे तो लगता है कि इस परिवार में सबको इन पर शक है। बस कोई कुछ बोल नहीं रहा। इतना कहकर वो बाकी परिवार वालों को देखने लगा। अर्जुन जो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, वो मानव को देखकर तोंत मार कर बोला, लो आ गए हमारे नए नवेले जीजाजी, जिनकी मुंह दिखाई अभी तक नहीं हुई। कुणाल मुंह बनाकर बोला, हाँ तो आज रात मुंह दिखाई की पार्टी रख देते हैं, चेहरा भी देख लेंगे और ढेर सारे गिफ्ट भी मिल जाएंगे। इतना कहकर वो हंसने लगा। वही पार्टी का नाम सुनकर मानवी एक्साइटेड होकर बोली, ये ए पपलती होगी, मैं तो अच्छी वाली डेलेज पहनूंगी। इतना कहकर उसने मानव के पैर को पकड़कर आगे कहा, प्याले डैडी, आप मेले छात शॉपिंग पर चलना, हम अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे। मानवी की बात सुनकर लिटिल अवनी ने मानव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अजीब तरह से कहा, बेटा तुम्हारे डैडी गरीब है, तभी तो वह एक नौकर हस्बैंड बने हैं और इस घर के जमाई भी। अगर उनके पास इतने पैसे होते तो वो खुद का घर लेकर रहते, यहाँ ना आते। इतना कहकर वो मुंह बनाने लगी। उसकी बात सुन मानव मुस्कराने लगा। उसने झुककर मानवी को गोद में उठाकर मुस्कुराते कहा, ऑफ कोर्स मेरी लिटिल बेबी चाहती है तो मैं उसे शॉपिंग पर जाऊंगा। तभी लिटिल अवनी फिर से मानव पर सिलेट हुए बोली, पर मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी मेरे बैंक बैलेंस से, और मेरे पैसों पर नजर तो बिल्कुल भी मत डालना, समझे? वही मानव बेचारा इन सबके टोन सुन सुनकर ही पागल हुए जा रहा था। मानव के पेंट को खींचकर उससे धीरे से बोला, डैड, मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में इन सभी के ताने सुन के आप सच में पागल हो जाएंगे। समझ नहीं आता आप इन सब को कैसे झेलते हैं। मानव भी परेशान होकर बोला, सही कहा तुमने, मुझे भी यही लगता है कि मैं इन सब के कारण किसी दिन पागल हो जाऊंगा। तभी उनकी बात सुनकर मानवी जोर से बोली, क्या डैडी पागल हो गए? छप की बकवास सुनकर वही उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर मानव चौंक गया। पर मानवी की बात सुनकर बाकी सब उन दोनों को गुस्से से देखने लगे। ये देख मानव धीरे से बोला, जूनियर लिटिल बेबी ने मुझे मरवा दिया, अब क्या होगा? कुणाल अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और मानव की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, ओए मास्क मैन, क्या तुम हम सब के बारे में ऐसा सोचते हो?
एक तो हम तुम्हें रहने की जगह दे रहे हैं, ऊपर से तुम हम लोग के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हो। वीर भी गुस्से से अपनी जगह से उठकर बोला, बिल्कुल सही, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? याद रखना तुम मेरे मानव बॉस की जगह इस घर में कभी नहीं ले सकते। तभी मानवी वीर की तरफ देखते हुए अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए बोली, अले चाचू, यह तो डैडी ही है। मानवी के ये कहते ही मान और मानव के दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर गया हो। उन दोनों ने घबराते हुए एक दूसरे को देखा। मान मन में बोला, मानवी को बोला था किसी को मत बताना, अगर किसी ने इसकी बातों पर विश्वास कर लिया तो नहीं, और पता नहीं इस लड़की के पेट में बात पचती क्यों नहीं है। वही सभी घरवाले मानवी की बात सुनकर और गुस्सा हो गए। परी अपनी कमर पर हाथ रखकर मानव से बोली, यह तुमने मानवी को क्या सिखाया है कि तुम उसके डैडी हो? क्या तुम मानव भाई की जगह ले रहे हो? अपने बातों पर किसी को विश्वास न करता देख। मानवी धीरे से मानव से बोली, डैडी, कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? इतना कहकर वो उदास हो गई तो मानव उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, मेरी जूनियर बेबी, इस घर में सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी ही है, उदास मत हो। मानव बोल ही रहा था कि तभी घर के अंदर 3 बच्चे दौड़ते हुए आए। उनमें से 2 बच्चे मानवी की ही उम्र के थे और एक उससे थोड़ा छोटा था। तीनों लड़के थे जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। उन बच्चों में से एक मानवी को देखकर उछलते हुए बोला, मानवी, चलो खेलते हैं। मानवी उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मानवी बेबी का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, वह बच्चों के साथ नहीं खेलती, और जब बच्चा एक बंदल हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो ताली बजाकर हंसने लगी। वही मानवी के मुंह से अपने लिए बंदर सुनकर वह बच्चा मुंह फुलाकर कुणाल को देखते हुए बोला, डैडी, इसने मुझे फिर से बंदर कहा। कुणाल कुछ बोलता उससे पहले ही मानवी गुस्से से अपनी मुट्ठी दिखाते हुए बोली, चुप लहो वलना अभी मुक्का माल के चुप कला दूंगी। कोई मानवी बेबी की शिकायत कले उछे पसंद नहीं, छमझे बेवकूफ। वही मानव ने जब देखा उसकी बेटी कैसे कुणाल के बेटे को डरा रही है तो उसके दिल को बड़ा ही सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुणाल को हरा दिया हो। तभी वह बच्चा फिर से मानवी को गुस्से से देखते हुए बोला, मानवी, तुम मुझे मार नहीं सकती हो, मैं बॉय हूँ, तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, समझी? मानवी तुरंत मानव की गोद से नीचे उतर गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर उस बच्चे के सामने खड़ी होकर बोली, कायरव तैयार हो जाओ मानवी बेबी, छे माल खाने के लिए। इतना कहकर उसने कायरव के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। मानवी के मुक्के के कारण कायरव जमीन पर गिर गया और रोने लगा। उसे रोता देख मानवी घमंड से बोली, कमजोर बच्चा आया था मुझे मालने हुआ है। इतना कहने के बाद उसने अपनी रोनी सूरत बनाकर मानव की तरफ देखते हुए कहा, डैडी, मानवी बेबी के हाथों में दर्द हो रहा, यह कायरव कुछ ज्यादा ही पत्थर जैसा है। इसे मालते ही मेरे हाथ में दर्द होने लगा। मानव ने जब देखा उसकी जूनियर बेबी दर्द में है तो उसने तुरंत मानवी को गोद में उठाया और उसके हाथों को चूमते हुए प्यार से बोला, मेरी जूनियर बेबी को दर्द हो रहा, रुको अभी मैं डॉक्टर के पास आपको ले चलता हूँ। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगा। ये देख नीरज जी, मानव को रोकते हुए बोले, ओ मेरे नए नवेले दामाद, चोट कायरव को लगी है तो तुम मानवी को हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हो? मानव ने बिना उनकी तरफ देखे मानवी के हाथों को सहलाते हुए जवाब दिया, आपको दिख नहीं रहा मुक्का मारने के कारण मेरी जूनियर बेबी के हाथ में कितना दर्द हो रहा है? मानवी भी नौटंकी करते हुए बोली, हाँ डैडी, बहुत दर्द हो रहा है, शायद हाथ टूट गया है, अब मैं क्या करूंगी? उसकी बात सुनकर मानव जल्दी से उसे बाहर ले जाते हुए बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं टूटने दूंगा, हम हॉस्पिटल जाएंगे अभी के अभी। वही उन्हें बाहर जाता देख मान भी मानवी और मानव के पीछे भाग गया। वही कायरव अभी भी रोते हुए मानवी की शिकायत कर रहा था। वो रोते हुए बोला, मानवी ने मुझे फिर से मारा, आह हा। उसे चुप कराते हुए कुणाल बोला, बेटा चुप हो जाओ और आज के बाद कभी लड़कियों को कमजोर मत बोलना। कायरव को चुप कराने के बाद कुणाल बाकी दोनों बच्चों को देखते हुए बोला, अथर्व और आर्यन, तुम दोनों अपने भाई को चुप नहीं कराओगे? अथर्व डरते हुए बोला, कुणाल अंकल, अगर हमने इसे चुप कराया तो मानवी बाद में मारेगी। उसका साथ देते हुए आर्यन भी बोला, बिल्कुल सही, वह आप लोग के सामने कुछ नहीं बोलती पर अकेले में हमेशा हमें मारती है। पिछली बार तो उसने मेरा चॉकलेट भी खा लिया था। इतना कहने के बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के ही चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, जैसे वह सच में मानवी से बहुत ज्यादा डरते हो। डरे भी क्यों ना, आखिर मानवी हमेशा अकेले में इन तीनों को खूब पीती जो थी और सबके सामने एक भोली बच्ची बन जाती थी। पर आज मानवी को हर एक चीज से बचाने के लिए उसके डैडी उसके साथ है, इसलिए उसने सबके सामने कायरव को मार दिया। उन्हें इतना डरते देख राज बोला, क्या डर है मेरी मानवी का? इतना कहने के बाद वो हंसने लगा। परी,
अथर्व को गोद में उठाकर बोली, चलो बेटा जाकर अपने डैडी के पास बैठो। इतना कहकर उसने अथर्व को अभी को गोद में बैठा दिया। वहीं सोना आर्यन को गोद में उठाकर बोली, बेटा कितनी बार कहा है मानवी से झगड़ा मत किया करो, वो सिर्फ दिखने में दुबली पतली है पर वो बहुत स्ट्रांग है, समझे। अब जाओ अपने डैडी के पास। इतना कहकर उसने आर्यन को आरव की गोद में दे दिया। आर्यन आरव और खुशी का बेटा था जो अभी सिर्फ 2 साल 9 महीने का था, और अथर्व अभी और परी का बेटा था जो 3.5 साल का है, लेकिन मानवी से 1 दिन छोटा। दोनों ही काफी समझदार है पर मानव से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। वही हॉस्पिटल में मानवी चुपचाप बैठी हुई थी और डॉक्टर उसके हाथों को घूर रहा था। वह मन में बोला, आखिर चोट कहाँ है जो मैं दवा लगाऊं। इतना कहकर उसने सामने देखा तो मानव उसे गुस्से से घूर रहा था। उसके गुस्से भरी नजरों को देखकर डॉक्टर डर गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मानवी का इलाज कैसे करे। डॉक्टर हिम्मत करके हक लाते हुए मानव से बोला, देखिए इन्हें तो कोई चोट नहीं लगी। तभी मान बीच में ही बोला, चोट बाहर से न दिखाई दे इसका मतलब यह नहीं है कि चोट अंदर भी नहीं लगी होगी। मानव भी हाँ में हाँ मिलाकर बोला, बिल्कुल, और क्या तुम डॉक्टर हो भी या नहीं जो तुम्हें एक मरीज की चोट तक नहीं दिख रही। उन दोनों की बात सुनकर अब तो डॉक्टर को भी खुद पर शक होने लगा कि क्या वह सच में डॉक्टर है या नहीं, जो उसे इस बच्ची के हाथ में कोई चोट ही नहीं दिख रही। तभी मानवी मानव को देखते हुए बोली, डैडी दर्द हो रहा है, मुझे तो लगता है हाथ टूट गया। उसकी बात सुनकर डॉक्टर अपनी जगह से गिरते गिरते बचा। मानव मानवी को लेकर घर पहुंचा। हॉल में बैठे सभी लोगों ने जब मानव की गोद में मानवी को देखा तो वो सब बुरी तरह शॉक हो गए। कुणाल तो सोफे से ही गिर गया। वह अपनी आंखें बार बार मसलते हुए मानवी को देख रहा था। फिर उसने अपने बगल में बैठे अर्जुन के कंधे को थपथपाते हुए पूछा, हे अर्जुन, बताओ क्या जो मैं देख रहा हूँ वह सच है। अर्जुन भी शौक में था, पर कुणाल की आवाज सुनकर वो होश में आया। उसने भी हैरानी से कहा, पता नहीं, लेकिन शायद मुझे भी वही दिख रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। वही वीर जो पानी पी रहा था। मानवी को देखकर पानी उसके गले में ही अटक गया और वह बुरी तरह खांसने लगा। श्री जो वीर के बगल में बैठी थी उसमें वीर के पीठ थपथपाते हुए परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खांस रहे हो। वीर उसे देखते हुए बोला, क्या सच में तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्यों खांस रहा हूँ। क्या तुम्हें वह नहीं दिख रहा जो मैं देख रहा हूँ। इतना कहकर वो फिर से मानवी को देखने लगा। अभी और राज तो अपना मुंह खोले मानवी को देख रहे थे। वही तीनों छोटे बच्चे अथर्व, आर्यन और कायरव भी हैरानी से मानवी को देख रहे थे, पर हैरानी से ज्यादा उनके चेहरे पर इस वक्त डर था, क्योंकि मानवी उन्हें गुस्से से जो दक रही थी। वही मान और मानव ने जब सभी परिवार वालों को इतना शौक देखा तो मान सर्द आवाज में सभी से बोला, मेरी बहन को घूरना बंद करिए। क्या आप सबको दिख नहीं रहा वह कितने दर्द में है। मान की बात सुनकर राज मानवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, हाँ वह दिख ही तो रहा है, कितने ज्यादा दर्द में है। यह तो लिटिल बेबी सिस्टर से भी 10 कदम आगे है। इतना कहकर वो मुंह बनाने लगा। वही लिटिल अवनी जो अभी रूम से बाहर आई थी, जैसे ही उसने मानवी को देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि मानवी के हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में बहुत ही गहरी चोट लगी हो। मानवी के पूरे हाथ में पट्टियां देखकर कोई भी ये मान सकता था कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। लिटिल अवनी मानवी के पास जाकर उसके हाथ को देखते हुए बोली, बेबी आपके हाथ में ज्यादा लग गई क्या। मुझे तो लगा प्लास्टर चढ़ेगा, पर डॉक्टर ने पट्टी बांधी है। कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर मानवी अपने चेहरे पर दर्द के भाव लाकर बोली, छीनियल बेबी, यह कायलव बहुत बुला है। इचके कालन मैले हाथ में पट्टी बंध गई, अब तो इचकी खेल नहीं। इतना कहकर वह गुस्से से कायरव को देखने लगी। वही बेचारा कायरव डरते हुए कुणाल के पीछे छुप गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह मानवी को देख भी ले। अथर्व हैरान होकर बोला, मानवी तुमने कायरव को मारा था, उसने तुम्हें नहीं, तो फिर चोट तुम्हें कैसे लग सकती है। मानव अपनी छोटी करके अथर्व से बोला, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरी लिटिल बेबी कितनी नाजुक है। वो बिल्कुल फूल जैसी है और तुम सब लोहे के बने इंसान। अगर उसे चोट नहीं लगेगी तो किसे लगेगी। पता नहीं मेरी जूनियर बेबी को कितना दर्द हो रहा होगा। इतना कहकर वह मानवी के हाथों को सहलाने लगा। मानवी भी पक्की ड्रामेबाज थी। वो मानव के कंधे पर सर रखकर आलस भरी आवाज में बोली, डैडी डॉक्टर अंकल ने आराम करने को बोला था, चलो लूम में चलते हैं, वरना हाथ फिर से दर्द करेगा। उन बाप बेटी और माँ की नौटंकी देख अर्जुन के सर में दर्द होने लगा था। वह अपने सर को मसलते हुए दांत पीसकर बोला, अभी तक तो इस घर में केवल यह माँ बेटी की नौटंकी थे, पर अब यह बाप भी आ गया है। दोनों को बढ़ावा देने हद है। मुझे तो हाथ में सूजन तक नहीं दिखी, तो डॉक्टर ने कैसे मानवी के हाथ में पट्टी बांध दी और आराम करने को भी बोल दिया।
उसकी बात सुनकर कायरा मानव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अर्जुन से बोली, मुझे नहीं लगता डॉक्टर ने ऐसा कहा होगा, पक्का उस बेचारे को डरा धमका कर यह सब करवाया गया होगा। इतना कहकर वह हंसने लगी। अथर्व जो अभी की गोद में बैठा था वह अभी के कोट में खुद को छुपाते हुए बोला, डैडी बचा लो वरना यह मानवी की बच्ची मारेगी। इतना कहकर उसने अपना पूरा सर अभी की कोट में घुसा दिया। अभी उसे पकड़ते हुए बोलोला, बेटा अगर वह चाहेगी ना तो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के मारेगी, तुम छुप भी नहीं पाओगे, क्योंकि भले ही वह खुद को भोली दिखाती है पर वह है बड़ी इंटेलिजेंट। बस बाकियों की तरह वो शो ऑफ नहीं करती, वो बिल्कुल लिटिल बेबी सिस्टर की तरह है। राज भी हाँ में हाँ मिलाकर बोला, बिल्कुल सही। तभी आर्यन सबको देखते हुए बोला, फिर मैं तो एक स्ट्रांग गर्लफ्रेंड बना लूंगा जो मुझे मानवी से बचाए। आप सब तो किसी काम की नहीं हो, मुझे तो शर्म आ रही है आप सबको अपना परिवार कहते हुए। इतना कहकर वह अंदर चला गया। अथर्व भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर सभी से बोला, बिल्कुल सही, आप सब यूजलेस हो। इतना कहकर वो भी भाग गया। वही मानव ने देखा लिटिल अवनी कहीं जा रही है तो उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? अवनी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और मानव की गहरी आंखों को घूरने लगी जिसमें सिर्फ उसके लिए बेइंतहा प्यार था। और तरफ भी लिटिल अवनी को मानव की आंखों में एक अनकहा सा दर्द भी नजर आ रहा था। वही मानव गौर से लिटिल अवनी के चेहरे को देख रहा था। तभी उसकी नजर उसके होठों पर पड़ी जिसे देख उसका मन किया कि वह किस कर ले। मानव ने देखा मानवी उसके सर पर अपना सर रखकर बाकी घर वालों को घूर रही थी। इसका फायदा उठाकर मानव ने लिटिल अवनी की कमर को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर चूमने लगा। बाकी परिवार वाले तो मानव की खुलेआम बेशर्मी को देखकर हैरान थे। वही मान ने जब देखा उसके डैड उसकी मॉम को किस कर रहे हैं तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। लिटिल अवनी खुद को छुर आने की कोशिश कर रही थी पर मानव उसे और जोर से किस करने लगा। धीरे धीरे किस वाइल्ड होती जा रही थी। मानव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों की कसर वो एक बार में ही पूरी कर लेगा। किस करते करते 15 मिनट हो चुके थे लेकिन तब भी मानव ने लिटिल अवनी को नहीं छोड़ा। उन दोनों को किस कार्य देख कुणाल अपने गले को पकड़कर धीरे से बोला, अबे छोड़ो उसे, सांस नहीं आ रही होगी बेचारी बच्ची को। वही मानव को इतना वाइल्ड किस करता देख लिटिल अवनी भी उसे किस करने लगी पर वो किस करते हुए गुस्से से मन में बोली, आप यूँ नहीं बताते कि आप कौन है, पर आप खुद को क्यों छुपा रहे हैं? मुझे पता है मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, सभी का तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ लोगों का जरूर पता लगा लिया है जिन्होंने आपको इतने सालों तक टॉर्चर किया था। अब मैं उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगी, इसकी शुरुआत आज से ही होगी। इतना कहकर लिटिल अवनी सोचने लगी। जब वो रूम में थी तभी उसके लोगों ने एक वीडियो उसे भेजा था जिसमें कुछ लोगों ने मानव को बंदी बनाया था और मानव को टॉर्चर कर रहे थे। अवनी और मानव को तो जैसे होश ही नहीं था किसी चीज का। वो दोनों बस एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। अब तक मानवी को लेके जा चुका था और बाकी लोग भी अपने अपने रूम में जा चुके थे। लिटिल अवनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कसके मानव को पकड़ लिया। वही मानव ने भी लिटिल अवनी की कमर को कसके पकड़ लिया और वाइल्ड किस करने लगा। किस करते करते कब दोनों सोफे तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। मानव ने पहले लिटिल अवनी को सोफे पर लिटा दिया, फिर खुद भी उसके ऊपर आ गया। इस बीच दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी। इतने सालों की जुदाई ने दोनों को बेकाबू बना दिया था। मानव ने लिटिल अवनी के होठों को छोड़ा और उसके गर्दन को चूमने लगा। वही लिटिल अवनी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो मानव के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, हब्बी अब और नहीं, इतने साल मैं आपसे दूर रही, अब और नहीं प्लीज। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव रुक गया और अपना सर उठाकर लिटिल अवनी को आंखों में देखने लगा जिसमें दर्द, तड़प और एक खालीपन नजर आ रहा था। लिटिल अवनी मानव के गालों को पकड़कर अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, हब्बी आई नीड यू, मुझे आप चाहिए, प्लीज मुझसे और दूर मत भागिए। ये 4 साल बहुत थे, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इतना कर कर वो रोने लगी। वही मानव हर चीज बर्दाश्त कर सकता था लेकिन अपनी सबसे प्यारी वाइफ का रोना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मानव उसके आंसू को अपने होठों से पोंछते हुए सर्द आवाज में बोला, बीवी अपने आंसू मत बहाओ, मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता और अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। इतना कहकर वह लिटिल अवनी के गालों को सहलाने लगा पर लिटिल अवनी तो बस आंसू बहाए जा रही थी। ये देख मानव उठा और लिटिल अवनी को अपनी गोद में उठाकर रूम में चला गया। रूम में पहुंचते ही उसने लिटिल अवनी को बेड पर लेटा दिया और रूम का दरवाजा बंद करके उसके ऊपर आकर लेट गया। लिटिल अवनी ने अपनी भीगी आंखों से मानव को देखते हुए कहा, हब्बी क्यों छुपा रहे हैं, आप खुद को हम सब से कहिए। मानव ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपने हाथों को उसके चेहरे पर फेरने लगा।
फिर बड़ी ही जुनूनी भरी आवाज में बोला, इस चेहरे को मैंने हर रोज याद किया है। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें अपने सपनों में ना देखा हो। ऐसा कोई पल नहीं था जब मैंने तुम्हें महसूस ना किया हो। पर यह मेरी मजबूरी थी कि मैं चाह कर भी तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था। पर आज मैं और खुद को नहीं रोकूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने अंगूठे से लिटिल अवनी के होठों को सहलाने लगा, जिसे महसूस कर लिटिल अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह देख मानव का होठों पर मुस्कान आ गई। मानव ने धीरे धीरे उसके शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसकी गर्दन को सहलाने लगा। ये देख लिटिल अवनी नाराजगी से मानव को देखते हुए बोले, हब्बी आप कहते क्यों नहीं कि आप ही मेरे हब्बी हो? प्लीज एक बार बोलो ना। मानव उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, क्यों तुम्हें मास्क मैन पसंद नहीं आया? ये सुन लिटिल अवनी मानव की गले में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए बोली, पर मुझे मेरा हब्बी ज्यादा पसंद है। इतना कहकर उसने झट से मानव का मास्क उतार कर फेंक दिया और उसके चेहरे को प्यार से देखने लगी। लिटिल अवनी ने सालों से इस चेहरे को छूना तो दूर देखा तक नहीं था, इसलिए वो मानव के चेहरे को बार बार छू रही थी। उसकी हरकतों को देखकर मानव हंसने लगा। फिर उसने लिटिल अवनी के खुद के करीब करके सिडेक्टिव वॉइस में कहा, लगता है मिसेज राजवंश ज्यादा ही जल्दी में है। इतना कहकर लिटिल अवनी को किस करने लगा। अपनी भी उसका साथ दे रही थी। धीरे धीरे वो दोनों अपने प्यार के समंदर में डूब गए। कुछ वक्त बाद ही दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे और पूरे रूम में सिसकियों की आवाज आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई शहर से दूर एक सुनसान जगह पर 2 मंजिला घर बना थी। घर के अंदर का माहौल टेस्ट था। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 26 साल होगी, वह सामान को तोड़ते हुए चिल्लाया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वह हमारी कैद से कैसे भाग सकता है? ढूंढो उसे, उसे मरना ही होगा चाहे जो हो जाए। इतना कहने के बाद वह पागलों की तरह हंसने लगा। उस लड़के के आसपास खड़े बॉडीगार्ड उसे इस तरह देखकर डर गए। उनके माथे से पसीना बहने लगा। वही जो लड़का पागलों की तरह हंस रहा था, उसने अपनी गन निकाली और 2 बॉडीगार्ड को शूट कर दिया। फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोला, मैं कभी भी उसे जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि दानिश ने हारना नहीं सीखा। अवनी सिर्फ मेरी है। उसे पाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, फिर चाहे इस बार मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़कर अपने असिस्टेंट से बोला, वह कब से गायब है? उसके असिस्टेंट ने हकलाते हुए कहा, बॉस लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। हम उस जगह पर उसे देखने नहीं गए। मुझे नहीं पता वो कब भागा था, लेकिन हमारे लोगों ने कुछ दिन पहले ही मुझे फोन किया था, ये बताने के लिए कि वह भाग चुका है। उसकी बात सुनकर दानिश उसे आर्डर देते हुए बोला, हर जगह अपने आदमी फैला दो, मुझे वह चाहिए जिंदा या मुर्दा, और हाँ हम सिंह मेशन जाएंगे। इतना कहकर वो रूम से निकल गया। उसके जाते ही उसके असिस्टेंट मने पसीना पोंछते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि सिंह फैमिली बेवकूफ है? मुझे पूरा यकीन है अगर उसे पसंद सच पता चल गया तो वो आपको नहीं छोड़ेगी। इतना कहने के बाद उस असिस्टेंट के आंखों के सामने एक बेहद ही डरावना नजारा घूमने लगा। जाना लिटिल अवनी काले कपड़े पहने खड़ी थी। उसके हाथों में खंजर था। उसके पूरे शरीर में बस खून ही खून लगा था। उसके चेहरे पर काफी डरावने एक्सप्रेशन थे और जो भी उसके सामने आ रहा था वह उसे जान से मार रही थी। ये सब याद आते ही उस असिस्टेंट के ठंडे पसीने छूटने लगे। मानव का रूम। रात के 8 बजे लिटिल अवनी की नींद खुली। उसने देखा मानव अभी भी सो रहा है। मानव के बाल बिखरे हुए थे और थोड़ा थोड़ा उसके माथे पर भी आ रहे थे, जिस कारण मानव और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अवनी काफी देर तक मानव को देखती रही, फिर झुककर उसने उसके होठों को चूम लिया और वेस्टरूम में चली गई। कुछ देर बाद लिटिल अवनी तैयार होकर बाहर जाने लगी। नीचे जाकर उसने देखा सभी बच्चे लड़ रहे हैं। मानवी सोफे पर बैठ के आर्यन से बोली, मैं छपछे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मुझे बॉच बोलो। आज 6 में तुम छप की बॉच हूँ। आर्यन अपना मुंह बनाकर बोला, नहीं मैं तुम्हें बॉस नहीं बोलूंगा, तुम हम सबसे छोटी हो तो हम तुम्हें बॉस क्यों बोले? अथर्व भी हाँ में हाँ मिलाकर बोला, सही कहा, हम बॉस नहीं बोलेंगे। इतना कहकर वो बड़े ही एटीट्यूड से मानवी को देखने लगा। ये देख मानवी की आंखें छोटी हो गई। उसे न सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो सोफे से उठी और एक एक पंच दोनों लड़कों को जड़ दिया। मानवी ने इतनी जोर से मारा था कि आर्यन और अथर्व रोने लगे। अथर्व की रोने की आवाज सुनकर परी जो रूम में थी वो नीचे जाने लगी, पर अभी ने उसे रोक लिया और उसे किस करने लगा। परी खुद को छुड़वाते हुए बोली, अभी छोड़ो, अथर्व रो रहा है। अभी परी के गर्दन पर काट के बोला, बेबी तुम तो मेरे साथ रोमांस ही नहीं करती, जब देखो बस उस अथर्व के पीछे भागती रहती हो। ऐसा लगता है कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। इतना कहकर वो नाराज हो गया। ये देख परी उसके गालों को किस करके बोली, अभी बच्ची जैसी जिद मत करो, जाने दो प्लीज। और किसने कहा मैं प्यार नहीं करती? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर अभी उसके कमर को पकड़
कर सिडेक्टिव वॉइस में बोला, अगर ऐसा है तो मुझे विश्वास दिलाओ कि अभी भी मुझसे प्यार करती हो। उसकी जिद देख परी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी को समझाए कि वो उसे नीचे जाने दे। तभी परी के दिमाग में कुछ आया। उसने अभी से कहा, अभी पहले अपनी आंखें बंद करो। उसकी बात सुनकर अभी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा तो परी फिर से बोली, अभी प्लीज। परी का मासूम चेहरा देख अभी ने उसकी बात मानकर आंखें बंद कर ली। उसके आंख बंद करते ही परी ने उसको धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और तुरंत नीचे भाग गई। अभी जब तक कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा परी जा चुकी है। यह देख वह नाराज हो गया। उसने गुस्से से दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, अब देखना मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तुम ही मेरे करीब आने के लिए तड़पोगी। इतना कह वो वॉशरूम में चला गया। वही परी ने नीचे जाकर देखा तो सभी बच्चे एक साथ खड़े थे। जहां आर्यन और अथर्व रो रहे थे, वही मानवी आराम से एक रानी की तरह सोफे पर बैठकर अंगूर खा रही थी। नहीं, अंगूर खुद नहीं खा रही थी, बल्कि मान उसे अपने हाथों से खिला रहा था। यह देख परी ने अपना सरना में हिला दिया और किचन की तरफ चली गई, क्योंकि यह इन बच्चों का रोज का था। वही दूसरी तरफ कुणाल का कायरा पर चिल्ला रहा था, क्योंकि कायरा ने कायरव को सेम कुणाल जैसे कपड़े पहना दिए थे, जो कि कुणाल को बिल्कुल पसंद नहीं था। कुणाल ने गुस्से से कायरा को देखते हुए कहा, कायरा अभी के अभी इस चूजे के कपड़े बदलो। यह मेरे जैसे कपड़े नहीं पहन सकता, वरना मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। कायरा उसे समझाते हुए बोली, कुणाल यह रात का समय है, अगर तुम दोनों की नाइट ड्रेस सेम है भी तो इसमें क्या दिक्कत है, और वह तुम्हारा बेटा है कुणाल, तुम उससे जैसे जल सकते हो। कुणाल जिद करते हुए बोला, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, अभी के अभी इसके कपड़े बदलो। कायरा ने कुणाल को साफ मना कर दिया कि वह ऐसा नहीं करेगी। तो कुणाल जाकर कायरव के सामने खड़ा हो गया और बड़े ही एटीट्यूड से बोला, क्या तुम मेरे जैसे हैंडसम बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? जो करना है कर लो, पर तुम मेरे जैसे कभी नहीं बन सकते, तुम रहोगे तो बदसूरत ही। हुआ इतना कहकर वो मुंह बनाते हुए रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कायरा और कायरव ने एक दूसरे को देखा। फिर कायरव ने कायरा से पूछा, मॉम क्या डैडी पहले से ही ऐसे थे? आपने इन पागल को पसंद कैसे किया? कायरा उसे बाहर ले जाते हुए बोली, बेटा वह पागल है, उसके जैसे मत बनना। वही दूसरी तरफ लिटिल अवनी की कार एक बार में आके रुकी। उसने अपना चेहरा अच्छे से कवर किया और कार से निकल गई। उसके साथ इस वक्त कई लोग थे। लिटिल अवनी ने उन सबको हर जगह फैल जाने का इशारा किया और राज के साथ अंदर जाने लगी। लिटिल अवनी की आंखें इस वक्त बेहद सख्त और डरावनी नजर आ रही थी, जैसे वह किसी के खून की प्यासी हो। उसने ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहनी हुई थी। राज ने भी सेम वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। कुछ देर बाद एक प्राइवेट रूम में लिटिल अवनी सोफे पर आराम से किसी रानी की तरह बैठी हुई थी। राज उसके बगल में खड़ा था और उस रूम में कई सारे बटरफ्लाई गैंग के लोग गन लेकर खड़े थे। लिटिल अवनी के सामने दो लोग खून से लचपच बैठे थे। उनमें से एक आदमी घबराते हुए बोला, प्लीज हमें जाने दो, हम तो आपको जानते तक नहीं है, फिर आप क्यों हमें नुकसान पहुंचा रही हो? लिटिल अवनी थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। फिर वो अपने हाथ में पकड़े खंजर को गोल गोल घुमाते हुए सर्द आवाज में बोली, बमानव राजवंश। उसके इतना कहते ही दोनों आदमियों के होश उड़ गए। वह दोनों और भी ज्यादा कांपने लगे। वही दूसरी तरफ अचानक ही मानव की नींद खुल गई। उसके माथे से पानी की तरह पसीना निकल रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। मानव ने अपने पसीने को पोंछा और लिटिल अवनी को ढूंढने लगा। लिटिल अवनी काफी गुस्से से उन दोनों आदमियों को देख रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े खंजर को एक आदमी के माथे पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, कैसा रहेगा अगर यह खंजर तुम्हारे गले के आर पार हो जाए? वैसे तुम्हें पता है यह खंजर मेरा सबसे पसंदीदा है, क्योंकि यह एक ही बार में सबको खत्म कर देता है। इतना कहने के बाद वो हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर वह दोनों आदमी और भी ज्यादा डर से कांपने लगे। तभी एक आदमी हकलाकर बोला, देखिए हम किसी मानव राजवंश को नहीं जानते हैं, हमारा विश्वास करिए। उसने इतना ही कहा था कि लिटिल अवनी ने अपने हाथ में पकड़े खंजर को उस आदमी के हाथ में घुसा दिया। आह, दर्द के कारण उस आदमी की चीख निकल गई, जिसे सुन लिटिल अवनी थोड़ा उदास होकर बोली, मुझे तो लगा था तुम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगे, पर तुम तो इतना दर्द भी सहन नहीं कर पा रहे हो। खैर छोड़ो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। अब सीधे सीधे बताओ मानव राजवंश के बारे में क्या जानते हो तुम लोग, और 4 साल पहले उसे किसने अगवा किया था? इतना कहने के बाद लिटिल अवनी फिर से उस खंजर को उस आदमी के सर पर फिराने लगी। अब तक उन आदमियों को भी पता चल चुका था कि उनके सामने बैठी लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वो एक डेविल है जो एक ही पल में उन सबको मौत के घाट उतार सकती है। इसलिए ही दूसरा आदमी अपना पसीना पोंछते हुए बोला, देखिए हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है,
हमें बस मानव राजवंश पर नजर रखने के लिए कहा गया था। उसे किसने किडनैप किया है हमें यह भी नहीं पता। बस वह एक नौजवान लड़का है। उसने मानव राजवंश को शहर से दूर एक अंडरग्राउंड जगह पर बंदी बनाकर रखा था और वह उसे टॉर्चर करता था। मगर 2 साल बाद पता नहीं अचानक से कैसे उस जगह पर धुआं ही धुआं फैल गया और आग लग गई। उसी वक्त मानव राजवंश कहीं गायब हो गया। तब से हमने उसे नहीं देखा। पहला आदमी भी हाँ में हाँ मिलाकर बोला, हाँ यह सही कह रहा है। हमें डर था कहीं हमारे बॉस हमें मार ना दे, इसलिए हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया कि मानव राजवंश भाग चुका है। बस कुछ दिन पहले ही बॉस को हमने बताया है कि मानव राजवंश भाग चुका है। उन दोनों की बात सुनकर राज उन्हें घूरते हुए बोला, हम तुम पर कैसे यकीन करें? तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। तो उनमें से एक आदमी अपनी घड़ी की तरफ इशारा करके बोला, हम सच कह रहे हैं और मेरी घड़ी में एक चिप लगी है जिसमें उस अंडरग्राउंड जगह की पूरी रिकॉर्डिंग है जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। इतना कहकर वह अवनी के पैरों में गिरकर भीख मांगने लगा। देखिए, मुझे जो पता था मैंने बता दिया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहते ही उसने अपना सर झुका लिया और अपने गले में पहने लॉकेट से कुछ निकालने लगा। इससे पहले कि वह उस लॉकेट के अंदर रखी लिक्विड को लिटिल अवनी पर डाल पाता, लिटिल अवनी ने उसका गला काट दिया। अगले ही पल वो आदमी निहाल होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके गले से खून बहने लगा। राज ने तुरंत उसकी घड़ी से वो चिप निकाल लिया और लिटिल अवनी को देखते हुए बोला, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इन लोगों को हमारे लोग देख लेंगे। अगर हम ज्यादा देर तक यहाँ रहे तो हमारे दुश्मनों को पता चल सकता है कि तुम ही बटरफ्लाई गैंग की लीडर हो। उसकी बात सुनकर लिटिल अवनी अपनी जगह से खड़ी हो गई और बाहर निकल गई। बार के बाहर उनकी कार खड़ी थी। अवनी और राज के बैठते ही कार वहां से निकल गई। लिटिल अवनी ने अपने फोन में वो चिप लगाया और रिकॉर्डिंग देखने लगी जिसमें मानव को शर्टलेस करके बर्फ पर लिटाया गया था। इस वक्त मानव के शरीर पर काफी ज्यादा चोट के निशान थे, जगह जगह जलने के निशान थे। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे सिगरेट से और गर्म लोहे से जलाया गया है। अवनी ने देखा लगभग 50 से भी ज्यादा लोग उस रूम में मौजूद थे। उन्होंने मानव के ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया, फिर उसके शरीर पर लाल मिर्च लगाया। इन सब के बावजूद भी मानव के मुंह से आह तक नहीं निकली, क्योंकि उसने कसके अपने होठों को भींच लिया था। लिटिल अवनी से अब मानव की हालत देखी नहीं जा रही थी। जैसे ही उसने फोन बंद करना चाहा, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो रूम में एंटर कर रही थी, पर उस लड़की का चेहरा दिख नहीं रहा था। वो लड़की चलते हुए मानव के पास गई और अपनी लस्ट भरी नजरों से मानव की बॉडी को देखते हुए बोली, मानना पड़ेगा क्या बॉडी बनाई है। इतना टॉर्चर करने के बावजूद भी तुम मर ही नहीं रहे, पर अब तुम्हें और सहने की जरूरत नहीं है। बस मेरी एक बात मान लो। ऐसा कहकर वह मानव के सीने पर हाथ फिराने लगी। मानव ने उसे अपनी घिन भरी नजरों से देखा और गुस्से से कहा, डोंट टच मी। मानव के चेहरे पर अभी भी घमंड और एटीट्यूड झलक रहा था, जिसे देखकर वो लड़की हंसने लगी। फिर वह अचानक रुक गई और मानव के चेहरे पर हाथ फिराते हुए बोली, मैं तुम्हें इस नर्क से बचा सकती हूँ, पर उसके बदले में तुम्हें हर रात मेरा होना होगा। यकीन मानो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर मानव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़की को धक्का दे दिया। उस लड़की के जमीन पर गिरते ही लिटिल अवनी का ध्यान अचानक ही उस लड़की के हाथ में पहने अंगूठी पर पड़ी, जिसे देख उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई, जैसे वह इस अंगूठी को पहचानती हो। वही वो लड़की जमीन से खड़ी हुई और आसपास खड़े बॉडीगार्ड को देखते हुए गुस्से से बोली, इसने मुझे धक्का दिया है, इसे तब तक मारो जब तक इसकी जान न चली जाए। इतना कहकर वो गुस्से से निकल गई। लिटिल अवनी ने अपना फोन बंद किया और उस अंगूठी के बारे में सोचने लगी। कहीं तो देखी थी उसने ये अंगूठी, पर अभी उसे याद नहीं आ रहा था। उसने तुरंत अपने फोन में कुछ टाइप किया और किसी को भेज दिया। वही मानव नींद से जागते ही लिटिल अवनी को ढूंढने लगा। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर नीचे जाने लगा। तभी अचानक ही वो वीर से टकरा गया। जमीन पर गिरते ही वीर अपनी कमर को सहलाते हुए चिल्लाया, अरे कहाँ भाग रहे हो? कहाँ की ट्रेन छूट रही है? तुम्हारी मास्क मैन। मानव ने रूम से बाहर निकलते ही अपना मास्क लगा लिया था। मानव ने वीर को इग्नोर किया और लिटिल अवनी को इधर उधर ढूंढने लगा। सोना, अर्जुन, लिटिल अवनी, राज और आदि को छोड़कर सब वहाँ मौजूद थे। वही आरव जो लिटिल अवनी से ऑफिस से रिलेटेड फाइल एक देने आया था। जैसे ही उसने देखा मानव कुछ ढूंढ रहा है, तो उसने बड़ी ही रिस्पेक्ट से मानव से पूछा, बॉस आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसके मुंह से बॉस सुनकर वीर उसे डांटते हुए बोला, यह कोई बॉस नहीं है, समझे तुम। आर्यन ने उसे इग्नोर किया और फिर से मानव से पूछा, आप परेशान क्यों हैं? मानव ने परेशान होकर उससे बोला, बेबी डॉल कहाँ है?
मुझे वह अभी चाहिए इसी वक्त। मानव बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे डर था कहीं जिस आदमी ने उसे अगवा किया था वह अवनी को अपने साथ न ले जाए। मानव ने अपनी पहचान इसलिए ही छुपाई थी ताकि वो उस इंसान को मार सके जिसने उसे अगवा किया था और उससे अवनी को बचा सके। वही मानव की बात सुनकर कुणाल उसे टोंट मारते हुए बोला, हाँ अभी रोमांस करके मन नहीं भरा होगा, देखो तो गले पर अभी भी निशान बने हैं। उसके ये कहते ही सभी मानव के गले को देखने लगे जहाँ पर दांतों के निशान बने थे। क्योंकि मानव ने आगे के 2 बटन खोले हुए थे इसलिए उसका गला और आधा सीना साफ नजर आ रहा था। मानव कुणाल को देखकर चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें बस यही सब देखना आता है? देखना है तो जाकर खुद को देखो, मुझे मत देखो, समझे? नीरज जी मानव को इतना परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गए। उन्होंने अपना फोन निकाला और लिटिल अवनी को एक मैसेज टाइप किया। फिर मन में बोले, आज ये मेरा नया वर्जन का दामाद इतना परेशान क्यों हो रहा है? मुझे तो लगा था मेरा पुराना दामाद अपडेट हो चुका है, फिर यह पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा? वो ये सोच ही रहे थे कि तभी लिटिल अवनी का मैसेज उनके पास आया। उस मैसेज को पढ़कर नीरज जी गला साफ करते हुए मानव से बोले, वह मेरी प्रिंसेस इस समय गार्डन में है। वो क्या है ना, उसे एक ही जगह पर रहना पसंद नहीं है, इसीलिए वह बाहर खुली हवा में सांस लेने गई है। यह सुनते ही मानव तुरंत बाहर की तरफ भाग गया। वही घर के बाकी सभी लोग हैरान होकर नीरज जी को देखने लगे, क्योंकि जब से मानव इस घर में आया था यह पहली बार था जब नीरज जी ने उससे ढंग से बात की थी। कायरव जूस पीते हुए बोला, लगता है नानू का दिमाग चलने लगा है, पर पता नहीं मेरे डैडी की अकल कब ठिकाने आएगी। ऐसी बच्चे जैसी हरकतें तो मैं भी नहीं करता। इतना कहकर वो कुणाल को देखने लगा तो कुणाल अपना मुंह फुलाकर कायरा का हाथ पकड़कर कायरव की तरफ इशारा करके बोला, बेबी देखो ना, तुम्हारा बेटा मुझे टोंट मार रहा है। कायरा इरिटेट होकर बोली, एक तो तुम दोनों बच्चों की तरफ लड़ना बंद करो, जब देखो लड़ते रहते हो। हिम्मत है तो आपस में आमने सामने लड़ो, मेरे पीछे क्यों छुपते हो दोनों के दोनों? इतना कहकर वो अपना डिनर करने लगी। वही परी ने देखा अभी उससे बात नहीं कर रहा है और चुपचाप अपना डिनर कर रहा है, वरना वो हमेशा उसका हाथ पकड़ कर रखता था। परी ने अपना हाथ नीचे किया और अभी के थाई पर रख दिया। अभी ने तुरंत उसके हाथ को झटक दिया और फिर से डिनर करने लगा। ये देख परी मन में बोली, लगता है ज्यादा ही नाराज हो गए, बनाना पड़ेगा। वही मानव जैसे ही गार्डन में पहुंचा उसने देखा लिटिल अवनी अपना सर दीवार की तरफ करके खड़ी कुछ सोच रही थी। मानव जाके उसे पीछे से गले लगा लिया। वही लिटिल अवनी की सांसें तेज थी क्योंकि वह कार से निकलते ही भागकर गार्डन में आई थी। मानव के गले लगाते ही उसने तुरंत अपनी सांसों को रोक लिया ताकि मानव को पता न चले कि वो यहाँ भाग कर आई है। वही दूसरी तरफ विनय अपने रूम में बैठा शराब पर शराब पिए जा रहा था। उसके रूम में हर तरह अंधेरा ही अंधेरा था, बस एक डिम लाइट जल रही थी जिसमें विनय का चेहरा हल्का हल्का नजर आ रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी जिससे साफ पता चल रहा था कि वह ढंग से सोया नहीं है। वो पहले से काफी ज्यादा पतला भी नजर आ रहा था। विनय ने अपने फोन में विनी की फोटो को देखते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें छूने का, देखने का और प्यार करने का अधिकार भी सिर्फ मेरा है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे नहीं पता तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसते लगा, फिर अपने फोन को जमीन पर फेंक दिया और बेहद गुस्से में बोला, बहुत तड़पा हूँ मैं, पर अब बारी तुम सबकी है, क्योंकि कल से जो इस दुनिया में सबके सामने आएगा वह होगा एक बेरहम और हार्टलेस विनय मित्तल। इतना कहकर वह फिर से शराब पीने लगा। वही उसके रूम के बाहर दरवाजे पर विनी खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर लाचारी साफ नजर आ रही थी। वह अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, विनय मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इस सिचुएशन से खुद को कैसे बाहर निकलूं। अगर बात मेरे मॉम डैड की जिंदगी की नहीं होती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली गई।